नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमारे यहां पर तैयारी करवाते हैं हम आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को क्रैक करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इत्यादि, यूपीजीआईसी, जीडीसी, एनवीएस, केवीएस, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल टीचर कि किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, हिस्ट्री विषय के सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। और साथियों, इसके अलावा यूट्यूब चैनल के अलावा साथियों हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका कि नाम है हिस्ट्री यूजीसी नेट स्लैश फिलर फोरम करके आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। अदरवाइज वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। और इसी के साथ साथ हमारा साथ एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है, जिसमें अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो सकते हैं, वहाँ पर हमारी डिस्कशन चलती रहती है। तो वो है, उसका नंबर नोट कर सकते हैं आप लोग। उसका नंबर है 09250710079। ये हमारा नंबर है 9250710079। ये हमारा नंबर है व्हाट्सअप का। इस पर आप मैसेज करके अपना नाम और डिटेल लिख के भेज दीजिए, हम आपको हमारे ग्रुप में ज्वाइन करा देंगे और आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्गफुली कर सकते हो। तो साथ ही सबको पता होगा हमारे 10 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। हम वन बाय वन करके आप सभी का जो है क्वेश्चन, वन बाय वन करके जो है क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं आपको, टॉपिक वाइज फास्ट विजन करा रहे हैं आप सभी का एमसीक्यू के माध्यम से। तो उसी संदर्भ में आज की वीडियो है। ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है वो कहता है, अब आज का जो करंट टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हमारा हिस्टोरिकल साक्ष्य, हिस्टोरिकल सोर्सेज, साहित्यिक स्रोत बोल सकते हैं आप। तो इसी में का आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि निम्नलिखित ग्रंथों को अंग्रेजी अनुवादकों के साथ मिलाइए। कि ये जो ग्रंथ है दूसरे एक तरफ, और दूसरी तरफ इनको ट्रांसलेशन किया था अंग्रेजी में। तो कौन कौन से विद्वानों ने इनका अंग्रेजी में ग्रंथ में ट्रांसलेशन किया था, उसके बारे में आपने बताना है। बताइए साथियों, क्या होगा इसका राइट आंसर? ABCD 1 2 3 4 मिलाइए। आंसर करने के लिए आपको 30 सेकंड्स का टाइम दिया था। 30 सेकंड्स के अंदर ही आपने अपना राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से पुटअप करना है। तो बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि 1 2 3 4 ये ऑलरेडी मैच मेकिंग हो रखे हैं। नहीं, ऑप्शन थर्ड 1 2 3 4, हाँ ठीक है, यानी कि हर शर्त मिलेगा आपका कोवेल और थॉमस से। और हिप्तोपदेश आ जाएगा आपका चार्ल्स विल्किंसन। अभिज्ञान शाकुंतलम विलियम जोन्स। और पंचतंत्र सर थॉमस नॉट। इसके अकॉर्डिंग ये है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे। चार्ल्स विल्किंसन ने शायद, मेरे ख्याल था, विज्ञान शकुंतलम का किया था, सबसे पहले अनुवाद हुआ था ये ग्रंथ। गीता का भी इन्होंने अनुवाद किया था। खैर, देख लेना, छोड़ देता हूँ उसको आपके लिए। अच्छा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रिटर्न ऑफ आर्या, पुस्तक जिसमें आर्यों को भारत का मूल निवासी माना गया है, इसके लेखक कौन है? बताइए, किसने लिखी थी बुक रिटर्न ऑफ आर्या, जिसमें कि भारत आर्यों को भारत का मूल निवासी माना गया? इसके राइटर्स कौन है?
क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि भगवान दास गिडवानी। दोबारा आ गया क्वेश्चन। कहते किस ग्रंथ में सरस्वती के रेगिस्तान के में विनिशन नामक स्थान पर लुप्त होने का वर्णन है, कि सरस्वती जो है विनिशन नामक स्थान पर लुप्त हो जाती है, तो ये जो है कौन से ग्रंथ में इसका वर्णन है, बताइए साथियों। खैर इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर 2, यानी कि तांडे ब्राह्मण। कहता है ऋग्वेद की 5 शाखाएं प्रचलित थी, कौन सी शाखा जो वर्तमान में प्रचलित है? शाकल, वाशकल, शंखायन, मांडुक्य। 5 शाखाओं में से एट प्रेजेंट टाइम में जो शाखा चल रही है वो कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि शाकल, ये शाखा प्रचलित है एट प्रेजेंट टाइम में। कहता है कि ऋग्वेद का सर्वाधिक प्राचीन सूक्त कौन सा है जिसमें सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है, बताइए। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4, उषा सूक्त। सुमेलित करने आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। कल भी मैंने परसों तरसों मैंने ग्रुप में वो भेजी थी इसकी डिटेल कि कौन से ग्रंथ में कौन सी चीज़ों को उल्लेख मिलता है ना। कुमार मंगलम पाल का मैसेज भी आता है कि इसमें नोट्स बना सकते हैं, मैं बिल्कुल बना सकती हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ों का, अच्छी चीज़ है। बताइए कौन से ग्रंथ में किन किन चीज़ों का उल्लेख मिलता है। दिखाई पड़ रहा है साफ साफ, बताइए।
तो सभी ने स्टूडेंट आंसर नहीं था। तो देखिए क्या होता है कि स्टूडेंट ना लगातार देखते ज़्यादा हैं। लाइव चैट में आप देखोगे ना तो स्टूडेंट ज़्यादा मिलते हैं, 10 12 15 स्टूडेंट हो जाते हैं, लेकिन जो आंसर करते हैं वो 5 7 स्टूडेंट ही रेगुलर आंसर करते हैं। सारे स्टूडेंट आंसर किया करो ना, क्या दिक्कत है? गलत ही तो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? यहाँ पे छोड़ दोगे एग्जाम क्वेश्चन पेपर में, कैसे छोड़ के आओगे भाई? क्वेश्चन पेपर में खाली छोड़ दोगे क्या? गलत हो गया कोई बात नहीं, आप ध्यान रखोगे आगे, तो इसमें क्या है? पार्टिसिपेट क्या करो, क्वेश्चन आंसर आप लोगों की प्रैक्टिस सेट है ये। यहाँ कौन से नंबर मिल रहे हैं आप लोगों को? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 1 2, 4 3 1 2। गड़बड़ लग रही है मेरे को तो। 4 3 1 2, 4 3 2 1, सॉरी 4 3 4 3 2 1। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 4 3 2 1। हाँ ये यजुर्वेद हो जाएगा आपका 4 से, यानी कि शून्य का प्रथम समूह लेख, कैवर्त मछुआरे कथा, आशुधान ने महाब्रीही आ गया। महाब्रीही यानी कि ब्रीही यानी कि चावल, ये ध्यान रखना। ब्रीही को चावल कहा गया, जरा बताएंगे वैदिक काल में जौ को क्या कहा गया है? गेहूं के जैसे जो फसल होती है जौ, उसे क्या कहा गया है? क्षत्रप ब्राह्मण हो जाएगा आपका बी का 3, यानी कि सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद के बाद। और जल प्रलय कथा आती है, उपनयन संस्कार, राम कथा, दुष्ण भरत की कथा, पुनर्वा और उर्वशी कथा इसी में मिलती है। ठीक है, आगे बृहदारण्यक उपनिषद, इसका जो आ जाएगा आपका वो हो जाएगा 2, यानी कि गार्गी याज्ञवल्क्य विवाद, अस्तो मासादगम है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी कि अस्तो मासादगम है, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तो ये आएगा हमें इसमें 2 में। और पता है आपका डी का फर्स्ट हो जाएगा। 33 उपनिषद में आ जाएगा आपका सदा सत्य बोलो खूब अनुपजाओ वगैरह, ये जो है ना डी में आ जाएगा आपका ये फर्स्ट। इस प्रकार से आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? कौन सा कथन गलत है? तो इस कथन का जो राइट आंसर होगा साथियों 33 का वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि ये गलत है और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्यास नदी पर पराजित किया था भाई उसको, इंद्रनूषा को व्यास नदी की किया था। और ये आ गया था कि सतपथ ब्राह्मण ने पांचाल दार्शिक राजा जनपद को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। मिलान कीजिए, एक तरफ क्षेत्र है, एक तरफ उनसे संबंधित नदियों के बीच में कहाँ कहाँ के वो क्षेत्र रहे हैं। ब्रह्मऋषि, ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त, मध्य देश कहाँ रहा है बताइए।
इसको इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 2 1 3 4। मैच कर लो इस क्वेश्चन को। कैसे? दो, ब्रह्मऋषि प्रदेश हो जाएगा आपका गंगा यमुना नदी के पास का क्षेत्र। ब्रह्मवर्त प्रदेश आ जाएगा आपका सरस्वती और द्वैतद्विती नदी के पास का क्षेत्र। ठीक है। 3 का आ जाएगा आपका 3 यानी कि आर्यवर्त सिंधु नदी से गंगा नदी का प्रदेश। और मध्य देश आ जाएगा आपका यमुना नदी से लेकर के नर्मदा नदी के बीच का प्रदेश। ये इस प्रकार से आपके मैच हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फ्यूचर में काम आएंगे आपके। आगे कहता है कि पर्वतों का राजा हिमालय आध्यात्मवाद को धारण किए हुए समुद्र के बीच ऐसे खड़ा जैसे कि पृथ्वी को नापने वाला डंडा हो। हिमालय के संबंध में यह कथन किसका है? कहाँ लिखा हो बताइए साथियों, किसने कहा ये बात जो हिमालय के बारे में? तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि महाकवि कालिदास की उक्ति है ये, कालिदास ने कहा है ये। कहता है कि इस विद्वान ने सिर्फ अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखा है। सिंपल क्वेश्चन है कि तो पुस्तक है जिन्होंने इन्होंने क्या है कि साथियों देखिए इन्होंने क्या, इन विद्वान ने क्या है कि अशोक के अभिलेखों के आधार पर बहुत ज़्यादा काम किया। अशोक के अभिलेखों को ही मान करके उन्हीं को ही डिकोड करके इन्होंने बहुत सारा इतिहास लिखा है। तो वो एकमात्र महोदय हैं आपके डी आर भंडारकर। इनकी पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, देख लेना आप, मिल जाएगी आपको। बहुत सारे उसमें जो है अभिलेखों का डिटेल दी गई है उसमें। किस विद्वान ने भारत का नक्शा बनाया? हालांकि गलत बनाया था वो, लेकिन चलो कोई नहीं, बनाया तो सही, कोशिश तो करी बंदे ने। बताइए किसने बनाया? यार हमारे वाले ने कुछ नहीं किया क्या? यूनानियों ने बहुत ज़्यादा कुछ किया, इसका मतलब हम पता नहीं हमारे वाले कहाँ थे उस समय। हमारे वाले ने तो बस लिखा, ग्रंथ लिखा, वेद लिखे, कुरान पुराण लिखे। हम्म, कोई ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ें नहीं लिखी जो कुछ खास चीज़ हो। जैसे हमें इनके बारे में पढ़ाया था ना, यूनानियों के बारे में। विदेशी ट्रेवलर्स यहाँ गए, उन्होंने क्या क्या लिखा। हमारे वाले कहीं बाहर नहीं गए क्या? कोई बताएगा हमारे वाले बाहर क्यों नहीं गए? इंडिया के लोग बाहर जाकर क्यों नहीं लिखा उन्होंने? उनके बारे में कहीं पढ़ाया जाता है? चीन में वो गया, उसने ये लिखा, जैसे हमें इंसान के बारे में पढ़ाया जाता है, फायान के बारे में, सिंह के बारे में, चाओजू कुआ के बारे में, मैगनथिज के बारे में, स्ट्रैबोटाल में कॉस्मोस, प्लिनी के बारे में, और अल्बरूनी के बारे में, और आपका सुलेमान के बारे में, अल इदरसी के बारे में, इब्न बतूता, मार्को पोलो के बारे में, और भी फ्रेंच टेवर्नियर वगैरह आए थे, बर्नियर के बारे में पढ़ाया था। इंडिया के लोग कभी नहीं गए क्या बाहर 2000 सालों में? उन्होंने कुछ नहीं लिखा क्या? अब पता नहीं सारी चीज़ों के बारे में हमें ही पढ़ाया जाता है या फॉरेन में पढ़ाया जाता है इन चीज़ों, विदेशी ट्रैवलर्स के बारे में। राम जाने क्या चल रहा है मामला। कभी चलेंगे विदेश में तब देखेंगे जाकर वहाँ का स्टडी पैटर्न क्या है क्या नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि टॉलमी ने बनाया था इसका। टॉलमी की पुस्तक भी मेरे ख्याल जियोग्राफिया है, उसमें इसने लिखा, बनाया नक्शा। पुस्तकों और उसके लेखों के साथ मिलाल करो भाई साथियों।
तो साथ ही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए साथ मिलान कर लेंगे, मैंने बोला ना आपको, आपका 2-3 ऐसे ये तो खैर 5 पॉइंट दे दिए, 4 पॉइंट में 1 या 2 पॉइंट ऐसे होना चाहिए जिनको आपको 100% श्योरिटी होगी आपका आंसर जो है वही रहेगा। तो इसमें मिला लीजिए आप स्टार्टिंग से। जैसे कि आपको बी का ही देख लीजिए पहले, कुलेमाला का कौन था, कुलेमाला का किसने लिखा था, तो 4 हो जाएगा, उद्योतन सूरी की लिखी हुई है कुलेमाला जो है, कुलेमाला की उद्योतन सूरी। बी का 4 यानी कि बी के लाइन में 4 देख ली कहाँ पर है, 2 हैं, ए का थर्ड हो जाएगा, सूर्य शतक हो जाएगा आपका मयूर के द्वारा लिखा हुआ, ठीक है। अब सी का फर्स्ट और 5 है, सी का कलिंग तुपर्णी, सी का फर्स्ट और 5, तो ये जयगोंदार के द्वारा लिखी गई है, सी का 5, तो सी का 5 ये हो जाएगा इसमें फोर्थ इसका। डी का 2 दशरूपक हो जाएगा आपका धनंजय संबंध, और दश कुमार चरित ये आपका दंडी से संबंधित हो जाएगा। इस प्रकार से मैच हो जाएगा आपका, क्या दिक्कत है। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये 3 4 5 2 1। फिर दोबारा मैच मेकिंग का आ गया ये आपका। ये सिंपल क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। बहुत पढ़ा देवपड़ा अभिलेख, भीतरी स्तंभलेख, एहोल लेख और हाथी गुम्फा अभिलेख। बताइए कौन सा किसका साथ मैच होगा। क्वेश्चन को मैच मेक करने के लिए ना बताया ना अभी आपको, 1-2 पॉइंट सिंपल से हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख सबको पता है, चेदी राजवंश का किंग था ये, खारवेल इसका था। एहोल अभिलेख सबको पता है, पुलकेशिन 2, यानी कि डी का फर्स्ट में 2 है, ये और ये, ठीक है। ये दोनों बाहर हो गए, बी और डी बाहर हो गए, सिंपल, ठीक है। 2 बचे। अब सी का सेकंड है, सी का सेकंड का सीक्रेट सेकंड इस एक में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का थर्ड मैच कर लो, ए का थर्ड मतलब देवपड़ अभिलेख आपका विजयसेन से, और भीतरी स्तंभ लेख आपका 2 का 4 हो जाएगा ये स्कंदगुप्त से। सिंपल, इसमें है ही क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फ्यूचर में काम आएगा आपके। सिंपल, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। कहता है कि आहत सिक्के पंचमार्ग नहीं है, पंचमार्ग आएगा। पंचमार्ग का विशुद्ध अध्ययन किस विद्वान ने किया है। सिक्कों का बारे में बहुत से अध्ययन जो है कौन से विद्वान ने किया है, इनके इन्होंने सिक्कों के ऊपर जैसे उन्होंने लिखी थी ना, D.R. भंडारकर महोदय ने अभिलेखों के आधार पर बुक लिखी, इन्होंने सिक्कों के आधार पर बुक लिखी है अपनी। तो कौन से आधार वो हैं, क्या बोलते हैं आपके विद्वान है वो बताइए। हाथ सिक्के जिसका का 40 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि D.D. कौशाम्बी। इन्होंने एक्विजिशन में बहुत सारा काम किया है, मतलब खुदाई भी बहुत की है, ठीक है। सबसे पहले बीबी लाल के बाद D.D. कौशाम्बी, हाँ बीबी लाल, फिर D.D. कौशाम्बी, उसके बाद R.S. शर्मा। तीनों एक के बाद एक चेले गुरु के चेले रहे हैं ये, इन्होंने बहुत काम किया, लेकिन तीनों ही ये कम्युनिस्ट विचारधारा से संबंध रखते हैं इतिहासकार। एक नेट का क्वेश्चन पूछा गया था कि ये भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो है इसका कम्युनिस्ट विचारधारा का शुरुआत किसने की भारतीय इतिहास में, तो उसका राइट आंसर था बीबी लाल, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सिंपल। यह दर्शन रीजन आ गया आपका।
कथन और कारण वाला सवाल कहता है कि कौन सा कथन सत्य है। गुप्त काल की मूर्तियाँ कला में स्वाभाविकता अधिक है। गुप्तोत्तर काल की कला में सांस्कृतिकता का अधिकता है जिसे निपुण व्यक्ति ही समझ सकता है। बताइए कौन सा कथन सही है। तो इस चीज़ का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। दोनों कथन सही हैं, बिल्कुल सही कहता है, दोनों कथन सही है। गुप्त काल की मूर्ति कला में स्वाभाविकता अधिक है, यानी कि नेचुरलिटी है उसके अंदर। और गुप्तोत्तर काल के काम में सांस्कृतिकता अधिक है, अलंकरण बहुत ज़्यादा लगा दिए बाद में, जिसमें कोई बड़ा क्या बोलते हैं, जो उसका जानकार व्यक्ति हो, हिस्टोरियन वही समझ सकता है। आम लोगों की समझ से वो चीज़ें बाहर हो जाती हैं। कहता है कर्नल जेम्स टाड के ग्रंथ एनल्स एंड एक्विटीज ऑफ राजस्थान का सर्वप्रथम हिंदी में अनुवाद किसने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। और ये कर्नल जेम्स टाड का लिखा हुआ ग्रंथ था राजस्थान के ऊपर, एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान हिस्ट्री के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा कर्नल जेम्स टाड ने। हालांकि इसने बहुत सारी बातें गलत भी लिखी है इसके अंदर, पेल दिया ये ऐसा ही, ये हरामखोर था जेम्स टाड, 4 पता नहीं 7-8 साल ही रहा था ये, ठीक है। और इसने बहुत सारा कुछ लिख के गया ये राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में। इसको जो है ना हिस्टोरियन ने सच मान लिया, इसको मान लिया उन्होंने देववाणी के लिए, तो भगवान का ग्रंथ है, अपने दिमाग कुछ लगाया नहीं। ये कर्नल जेम्स टाड ने जैसा लिख के गया वैसे वैसे बाद के हिस्टोरियन ने पेल दिया। भाई ये देखिए कर्नल जेम्स टाड लिख के गए हैं एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान के अंदर, इन्होंने लिखा इसलिए ये सही है। अरे जरूर थोड़ी उसको क्या पता, यहाँ के कल्चर के बारे में पता नहीं। राजस्थान के अंदर दुनिया भर की भाषाएं बोली जाती, बोलियाँ बोली जाती हैं, कल्चर सबका अलग अलग। इतना बड़ा जियोग्राफिकल एरिया, राजपुताना कितना बड़ा होता था आज से पहले, आज राजस्थान इतना बड़ा, इससे पहले कितना बड़ा था। महाराणा प्रताप, राणा रतन सिंह, दुनिया भर, राणा कुंभा, दुनिया भर के बड़े बड़े योद्धा हुए वहाँ पर। सब कुछ सही थोड़ी लिखा है उसने, ना उसको हिंदी आती थी ढंग से, ना उसको संस्कृत आती थी, ख्यातों के बारे में तो उसे पता ही नहीं था। हम कहते मान लें इसकी सारी बातें सही है उसकी, लेकिन बस चल रहा मामला, उसने लिख दिया, ये इतिहासकार आजकल के उसी के पीछे लगे हुए। तो उसका सर्वप्रथम हिंदी में अनुवाद जो किया था वो किया था आपके गौरीशंकर हीराचंद ओझा, GH ओझा महोदय ने, इन्होंने किया था ट्रांसलेशन। ओहो हो, अच्छा जी, ये भी हरामखोरी की थी। ये देखो, ये देखो, कर्नल जेम्स टाड इंग्लैंड जाते समय किस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था। बताओ जी, हमारा शिलालेख ये समुद्र में फेंक के चला गया, इसका बाप का था क्या। पर भाई वही बात है ना, किसी ने दिया ही होगा इसको। हमारे यहाँ के लोग कौन से कम थे यार, चाटुकारों कमी थोड़ी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इंडियन जैसे तो कोई चाटुकार ही नहीं है। साफ बोलता हूँ मैं तो, इंडियंस की बात कर रहा हूँ। भारतीय अलग है, हिंदुस्तानी अलग है, आर्यवर्ती अलग होते हैं, उसमें इंडियंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका 43 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मानमौर्य अभिलेख शिलालेख। ये इसको फेंक गया था समुद्र। बताओ क्या बिगड़ा उस बंदे का। कहता है हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किस प्रकार। हाँ ये एक और बताता हूँ हल्दी घाटी युद्ध के बारे में, जो 1576 में लड़ा गया था ना। हल्दी घाटी युद्ध 1576 में राणा प्रताप और मान सिंह के बीच में लड़ा गया था, मुगलों के बीच में, जिसका नेतृत्व करा था राणा मान सिंह, ठीक है। तो ये दोनों ही पक्ष अपने अपने विजयों का दावा करते हैं, ठीक है। हालांकि जनरली पढ़ाया जाता है कि मुगल जीते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों ही पक्ष अपना अपना दावा करता है। लेकिन अब जो नई रिसर्च आई है, मंदिर में शिलालेख मिला है। मुझे बात बहुत काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था, ध्यान नहीं आ रहा मुझे कौन सा मंदिर में शिलालेख मिला। राजस्थान का एक मंदिर है उसमें शिलालेख मिला, उसके आधार के ऊपर विद्वानों ने राजस्थान का एक स्टोरी है, नाम पता नहीं क्या है, गूगल मीट में मेरे को याद दिलाना आप लोग, सैटरडे को गूगल मीट होगी ना, उसमें याद दिला, मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो उन्होंने प्रूव कर दिया है कि अकबर की सेना हार गई थी, मुगल हार गए थे और महाराणा प्रताप जीत गए थे। हल्दी घाटी युद्ध की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इसका जो वर्णन मिलता है हमें वो मिलता है आपका ऑप्शन नंबर 4, जगन्नाथ राय प्रशस्ति में, शायद जगन्नाथ मंदिर में ही मिलता है वो अभिलेख भी। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है बताइए। राजस्थान वालों कौन हमारे बीच में, राजस्थान का कोई स्टूडेंट है तो बताइए, है कोई राजस्थान से हमारे बीच में स्टूडेंट, कोई हो तो बताइए, हाय हेलो बोलिए।
आधे लोग होंगे तो ना बताएंगे, कहीं कुछ गलत ना पूछ ले सर, है ना, ये भी समस्या है। खैर बताइए कौन सा प्राचीनतम शिलालेख है राजस्थान का। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 45 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि बडली शिलालेख, या बड़वा नहीं, हाँ बडली ही है, बड़वा अलग हो जाएगा। तो ये शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है, इसका नोट कर लो अपना, इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है राजस्थान के किस शिलालेख में भागवत धर्म के प्रचार का उल्लेख है। बताइए साथियों, राजस्थान के शिलालेख की बात हो रही है, कौन शिलालेख में भागवत धर्म के प्रचार का उल्लेख है, और हिंदुस्तान का कौन सा शिलालेख में जिसमें कि भागवत धर्म का सबसे प्राचीनतम अभिलेखी प्रमाण मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट में आ चुका है, फिर दोबारा पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए कि भारत का वह कौन सा शिलालेख है जिसमें कि प्राचीनतम भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है, किसके राज्यकाल में था, जो आया था वो कौन था, उसने कहाँ पर स्थापित करवाया वो शिलालेख, उस समय वहाँ का शासक कौन था, और वो जो खुद आया था बाहर से। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ये हो जाएगा आपका गोसुंडी अभिलेख शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में सर्वाधिक पंचमार्क सिक्के कहाँ से मिले हैं। थोड़ी सी राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ लो, आरपीएससी का एग्जाम आने वाला है, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का भी आने वाला, वहाँ पर भर्ती आने वाली बहुत सारे टीचर्स की, रीट बोलते हैं राजस्थान में उसे। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 रेंड टोंक में 748 का रन। चांदोली, त्रिशूलिया, दिगला, भिलारी, कारछापन का दिया सिक्के किस राज्य में प्रचलित थे। बताइए साथियों कहाँ पर चलते थे ये सिक्के। चांदोली, त्रिशूलिया, त्रिशूल वाले, दिगला, भिलारी, कारछापन, गधैया, गधिया या गधैया बोलते इनको, सिक्के कौन से राज्य में चलते थे। बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। तो ये जो चलते थे आपके, चलते थे ऑप्शन नंबर 4 में, यानी कि उदयपुर में। निम्नलिखित में से किस कवि की उपाधि केसरे हिंद थी। राजस्थान के बहुत बड़े कवि थे, कौन थे जिनको की उपाधि थी केसरे हिंद। तो 49 का जो राइट आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, श्यामल दास का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। कवि श्यामल दास बहुत प्राचीनतम, ओ क्या बोलते हैं, प्रमुख इतिहासकार भी हैं, ये कवि हैं ना, बहुत सारी किताबें वगैरह भी लिखी हैं। आयो रे मुगल रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी कृति है। कि मुल्क के ऊपर, राज्य के ऊपर अंग्रेज आ गया, अंग्रेज का हमला कर दिया, मतलब एक प्रकार से आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर, मतलब मुल्क के ऊपर, राज्य के ऊपर अंग्रेज ने हमला कर दिया, अंग्रेज आ गया ऊपर। तो किसका, किसके नाम से किसकी कृति है, किसने लिखी है ये आज का अंतिम सवाल है। 50 क्वेश्चन हमारे पूरे हो जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे लेंगे, एक नया टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और इसका राइट आंसर होगा 2, यानी कि बाकी दास की है। ये भी राजस्थान का एक कवि रहे हैं बाकी दास, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे साथियों जिनको हमने वन बाय वन करके सॉल्व किए हैं आपके सामने एमसीक्यू के माध्यम से। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपनी कंट्री स्टडी में बरकरार लगे रही साथियों।
रिवीजन फटाफट कर लीजिए। एमसीक्यू को मैक्सिमम टाइम दीजिए 6 से 8 घंटे सेकंड के लिए, 2 से 4 घंटे फर्स्ट पेपर के लिए लगे रहिए दबा करके। और जो जिन जिन स्टूडेंट्स को कहीं से अगर मिलता है ना, क्योंकि अब जो पेपर चल रहे हैं उनका आपके लिए बेनिफिट है कि आपका स्टार्टिंग में नहीं हुआ है, तो फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देख लेना। नीड ईयर आपके जो भी अलग सब्जेक्ट के कोई स्टूडेंट हो तो उनको मिलता है तो आप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, ताकि और लोग और स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो सके उस चीज़ का है। तो लगे रहिए अपनी स्टडी में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच क्लास अटेंड करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सो मच साथियों।